सुहाना, आदित्य और रूपा तीनों ही काकी के पुराने घर में काकी की असलियत जानकर चौंक गए थे। सुहाना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो औरत उसके साथ लॉज में रह रही थी वो दरअसल काकी है ही नहीं। आदित्य ने चौंकते हुए सुहाना से पूछा, सुहाना, अगर काकी 10 साल पहले ही मर चुकी थी तो जो लॉज में है वो कौन है? इस पर सुहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद सोच में पड़ गई थी। तभी रूपा ने इस पर कहा, इसका मतलब साफ है भैया कि वो कोई बहरूपिया है जो काकी के रूप में सुहाना के साथ रह रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि काकी का चेहरा लेकर ही वो सुहाना के पास आ पाए। शायद इसीलिए काकी और उनके परिवार वालों को ही मार दिया हो। रूपा की बात सुनकर सुहाना हैरान रह गई। इस बात पर उसने रूपा से कहा, लेकिन इसके लिए काकी को 10 साल पहले मारने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूपा ने सुहाना से कहा, चाहे कारण जो भी हो सुहाना, जो तुम्हारे साथ लॉज में रह रही हैं, वो काकी तो नहीं है। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर वो काकी नहीं है तो कौन है? सुहाना ने कहा, एक पहेली खत्म हो नहीं रही है कि दूसरी शुरू हो जा रही है। ऐसा लगता है कि हम असलियत तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हे भगवान, इस सबके बीच मेरी बच्ची कहीं फंसी हुई है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी आदित्य ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा सुहाना। हमारे पास सवाल इतने हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं, इसीलिए हमें खुद जवाब ढूंढने पड़ेंगे। और सबसे पहले हम पुतुलबाड़ी जाकर ये पता करेंगे कि जो औरत तुम्हारे साथ रह रही है वो आखिर में है कौन। इसी के साथ सुहाना, आदित्य और रूपा तुरंत वहाँ से पुतुलबाड़ी के लिए निकल पड़े। रात हो चुकी थी और ट्रेन आधी खाली थी। आदित्य और रूपा थक हार कर सो चुके थे, लेकिन सुहाना की नींद मानो उड़ गई थी। वो खिड़की के पास बैठकर वहाँ झांकते हुए मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैं अपनी बच्ची तक पहुँच भी पाऊंगी? मुझे उम्मीद नहीं है, पर एक तरफ काकी की असलियत सामने आ ही नहीं रही है तो दूसरी तरफ मेरी बच्ची की कमी मुझे खाए जा रही है। और इन सब के बीच मुझे आनंद की याद आ रही है। न जाने क्यों मैं आनंद को भुला नहीं पा रही। ऐसा क्या है उसमें कि इतना होने के बाद भी मैं उसे याद कर रही हूँ। सुहाना के साथ भी वही हो रहा है जो अक्सर हर किसी चाहने वाले के साथ होता है। हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि सच्चाई सामने होने पर भी हम उसे मान नहीं पाते, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। लोगों का अंधा प्यार उन्हें कभी सच्चाई से सामना करने देता ही नहीं। सुहाना इन सब के बारे में सोच रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और हमेशा की तरह सुहाना अपने ही सपनों की दुनिया में खो गई। इस बार सुहाना को एक अग्नि कुंड नजर आया और अग्नि कुंड की आग हरे और लाल रंग की थी, जिसे देखकर सुहाना चौंक गई। तभी अचानक से उसे उस अग्नि कुंड के आसपास से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। सुहाना सपने में ही अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। और तभी अचानक से सपने में वो आग बुझ जाती है, जिसके साथ ही सुहाना का सपना भी टूट जाता है। जैसे ही सुहाना अपनी आंखें खोलकर आसपास देखती है तो वो पुतुलबाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि आदित्य और रूपा भी सो रहे थे। सुहाना ने आदित्य को झकझोरते हुए कहा, आदित्य उठो, स्टेशन आ चुका है, हमें उतरना है। सुहाना की आवाज सुनकर रूपा भी उठी और आदित्य के साथ ट्रेन से उतर गई। सुहाना स्टेशन से निकलते वक्त उसी सपने के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये कैसा सपना था? भला आग भी कभी हरे रंग की जलती है? तीनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, इसीलिए जब तक चलते रहे तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मार्केट के पास आते ही रूपा ने सुहाना से कहा, तुम लॉज जाकर आराम करो सुहाना, हम भी घर जाते हैं, कुसुम भाभी पक्का नाराज होंगी। सुहाना भी रूपा की बातों पर हामी भरते हुए लॉज की तरफ निकल पड़ी। इस तरफ आदित्य और रूपा कुछ देर बाद घर पहुंच चुके थे। जैसे ही रूपा ने घर का दरवाजा खटखटाया, अगले ही पल कुसुम सामने आकर खड़ी हो गई। कुसुम के चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि वो आदित्य पर बहुत नाराज थी, लेकिन आदित्य इस बार भी बिना कुछ कहे रूपा को अंदर ले आया। और तभी कुसुम ने तमतमाती हुई आवाज में कहा, आखिर तुमने समझ कर रखा है आदित्य अपने आप को? तुम कभी घर आते हो, कभी घर से चले जाते हो, कभी रात तक घर नहीं आते। आखिर ये घर है, तुम्हारा लॉज नहीं। जब से ये रूपा आई है घर में, तब से तुम्हारा चाल चलन बदल गया है। तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गए।
आदित्य ने कुसुम से कहा। घर आते ही तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती है। कुसुम, क्या तुम थोड़ी देर तक शांत नहीं रह सकती? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन ऐसे किसी पर टूट मत पड़ो। कुसुम ने गुस्से में जवाब दिया। बस आदित्य, अब बहुत हो चुका। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। अब तुम मेरी बात सुनो। रूपा अब यहाँ नहीं रहेगी। कुसुम की ये बात सुनकर आदित्य झल्ला उठा। उसने गुस्से से कहा, अब तुम मुझे बताओगी कि मेरी बहन कहाँ रुकेगी और कहाँ नहीं? आदित्य और कुसुम के बीच का गुस्सा देख रूपा घबरा गई। इससे पहले लड़ाई और बड़ी होती, रूपा ने दोनों की बात काटते हुए कहा, आप दोनों प्लीज मेरी वजह से मत लड़िए। भाभी, आप यही चाहती हैं ना कि मैं कहीं और रहूं? मैं कहीं और रह लूंगी, लेकिन आप प्लीज भैया से मत लड़िए। इस पर आदित्य ने रूपा को रोकते हुए कहा, लेकिन रूपा, ऐसे कैसे? तुम कहीं और रह सकती हो। रूपा ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में परेशानी हो। मैं कुछ दिनों के लिए आपके लॉज में रुक जाऊंगी। जब भाभी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। इससे पहले आदित्य रूपा को रोक पाता, रूपा वहां से तुरंत निकल गई। रूपा के निकलते ही आदित्य कुसुम की तरफ मुड़कर बोला, आखिर तुम्हें हो क्या गया है कुसुम? तुमने रूपा को घर से ही बाहर निकाल दिया। कुसुम ने झल्लाते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया है, और जब तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो तो मैं भी वही करूंगी जो मेरे मन में आएगा। इतना कहकर कुसुम अपने कमरे में चली गई। आदित्य हॉल में खड़ा खड़ा खुद से बड़बड़ाने लगा, ना जाने क्या हो गया इसको। जहाँ एक तरफ रूपा घर छोड़कर चली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना लॉज की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही सुहाना लॉज वाले गलियारे की तरफ पहुंचने ही वाली थी, तभी किसी ने पीछे से सुहाना के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर खींचा। मुंह पर हाथ रखने के कारण सुहाना चीख भी न सकी। वो छटपटाते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा 5 से 6 लोग उसके चारों ओर खड़े हुए थे। उनमें से एक बड़ी मूंछों वाले आदमी ने कहा, सबसे पहले इसके मुंह को बांधो, कहीं ये शोर न मचाने लगे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई, ये कितना छटपटा रही है, इसी क्लोरोफॉर्म सुंघा दे क्या पहले। सुहाना को 2 आदमियों ने कसकर पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी और ना खुद को उनसे छुड़ा पा रही थी। तभी उस आदमी ने एक रुमाल निकालते हुए अपनी जेब में से एक छोटी सी शीशी की बोतल निकाली, उसमें से क्लोरोफॉर्म लगाया और सुहाना के मुंह पर बांध दिया, और कुछ ही देर में सुहाना बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब सुहाना को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे से कमरे में चेयर से बंधा हुआ पाया। सुहाना ने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस कर बांधा हुआ था। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए मन ही मन सोचने लगी, ये मैं कहाँ आ गई हूँ और कौन थे वो लोग जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तभी अचानक से उस कमरे के कोने में एक लाइट जली। उस लाइट के जलते ही सुहाना की नजर तुरंत उस तरफ पड़ी, और तभी 3-4 लोग सरपंच को घेरे हुए सुहाना की तरफ आ रहे थे। सरपंच को वहां देखकर सुहाना चौंक पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर सरपंच ने मुझे क्यों अगवा करवाया? इनको मुझसे क्या काम? सरपंच मुस्कुराकर सुहाना की तरफ आते हुए बोले, कैसा लग रहा है हमारे हाथों में आकर? सरपंच की बातों का मतलब सुहाना समझ नहीं पाई। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कपड़े की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी सरपंच ने अपने आदमी को इशारा करते हुए कहा कि वो सुहाना के मुंह से कपड़ा हटा दे। जैसे ही उस आदमी ने सुहाना के मुंह से कपड़ा हटाया, सुहाना धड़ाधड़ बोल पड़ी, सरपंच जी, आपने मुझे क्यों अगवा करवाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सरपंच ने गंभीर आवाज में सुहाना से कहा, हमारे घर के इकलौते वारिस को हमसे दूर करके तुम हमसे ये पूछती हो कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है? सरपंच की इस बात पर सुहाना हैरानी के साथ बोली, मैं समझी नहीं सरपंच जी, युवराज की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तो उस वक्त खुद अस्पताल में थी। इससे पहले सुहाना आगे कुछ कह पाती, सरपंच ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये कहानियाँ किसी और को सुनाना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। पंडित जी ने मुझे सब बता दिया है। तुम बस सीधे सीधे ये बताओ कि तुमने मेरे बेटे को मारा क्यों? पंडित जी का नाम सुनकर सुहाना मन ही मन सोचने लगी, जरूर पंडित जी ने सरपंच के दिमाग में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ कहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि युवराज की मौत मेरी वजह से हुई है, लेकिन कहीं सच में युवराज की मौत मेरी वजह से तो नहीं हुई, वो कहीं मेरी मदद के चक्कर में तो। सुहाना ये सोच ही रही थी कि तभी सरपंच ने
मानो उसकी मन की बात कह दी हो। हमें पता है हमारा बेटा तुम्हारी आजकल कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा था, इसीलिए उसे जुर्माना भरना पड़ा और उसके साथ हमें भी। युवराज की मौत का कारण और कोई नहीं सुहाना, सिर्फ तुम हो तुम। सरपंच की बात सुहाना को तीर की तरह चुभी और कहीं ना कहीं वो भी सरपंच की बातों से सहमत हो गई थी कि युवराज की मौत का कारण सुहाना ही थी। तभी सरपंच ने खुद को संभालते हुए कहा, अब बहुत हो गया। जान के बदले जान ही भरी जा सकती है और खून के बदले खून। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर सरपंच ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और सीधे सुहाना के माथे पर तान दी। रिवॉल्वर देखकर सुहाना के होश ही उड़ गए। उसने सरपंच से गिड़गिड़ाते हुए कहा, आपको गलतफहमी हो गई है सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सरपंच ने सुहाना की एक ना सुनी। सरपंच ने जैसे ही रिवॉल्वर घुमाया, अचानक रिवॉल्वर उनके हाथ से उड़ गई, मानो जैसे किसी ने रिवॉल्वर को रस्सी से अपनी ओर खींच लिया हो। इसे देखकर कमरे में खड़े सारे लोग चौंक गए। तभी उन्होंने सुहाना को देखकर कहा, सही कह रहे थे पंडित जी, तुम एक बुरा साया हो। तुम्हारे अशुभ कदम हमारे गांव में जब से पड़े हैं तब से ये सब हो रहा है। जैसे ही सरपंच जी ने ये कहा, अचानक से वहां का मौसम बदलने लगा। आसपास में तेज हवाएं चलने लगी और कमरे का तापमान गिरता गया। तभी अचानक से सुहाना के मन में आया, ऐसा माहौल तो तब होता है जब यहाँ। सुहाना कहते कहते रुक गई। कमरे में तेज हवा की वजह से कागज और धूल उड़ने लगी और उसी बवंडर के बीच सुहाना को कोई नजर आया। सुहाना ने जब गौर से देखा तो वो शख्स उसी की तरफ चला आ रहा था। सरपंच जी के आदमियों ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने बड़ी ही आसानी से सरपंच के हट्टे कट्टे लोगों को मार गिराया और सुहाना की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो आदमी सुहाना के पास आया, सुहाना उसे देखकर हैरान रह गई। उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर ये सब तुम कैसे कर सकते हो? अचानक तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? उस आदमी ने सुहाना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस मुझे अब देखती जाओ। जहाँ एक तरफ सुहाना को एक साधारण आदमी सरपंच के गुंडों से बचा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रूपा मंदिर में बैठे बैठे कुसुम के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर कुछ तो बात है। जब से हम लौटे हैं भाभी बदली बदली सी लग रही हैं। उनकी चोटी कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है और नाखून भी कुछ अजीब थे। और उस दिन भी भाभी बैठे बैठे कुछ अजीबो गरीब चीजें पढ़ रही थी। कुछ तो बात है जो वो छुपा रही हैं भैया से। रूपा भी कुसुम के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे कुसुम सामने के जंगल की तरफ जाते हुए नजर आई। रूपा ने तुरंत कुसुम की तरफ देखा और खुद से कहा, ये भाभी आखिर यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त वो भी जंगल की तरफ क्यों जा रही हैं? पता करना पड़ेगा। इतना कहकर रूपा कुसुम के पीछे पीछे जाने लगी। रूपा का पीछा करते हुए वो जंगल के अंदर पहुंची, जहाँ जंगल कुछ ज्यादा ही घना था। अचानक कुसुम चलते चलते रुक गई, जिसे देखकर रूपा तुरंत पास के पेड़ के पीछे छुप गई। जैसे ही कुसुम ने पीछे पलटकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी कुसुम अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। रूपा एक पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी। देखते ही देखते कुसुम के चारों ओर एक छोटा सा बवंडर बन गया। उस बवंडर के अंदर धीरे धीरे कुसुम आसमान की तरफ उड़ने लगी। कुसुम को यूं आसमान में अपने आप उड़ता देख रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही कुसुम हवा में उठी, उसके लंबे काले बाल खुद ब खुद चोटी में गुथने लगे और उसके नाखून लंबे होने लगे। रूपा कुसुम का ये रूप देखकर सकपका गई। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब मेरा शक सही था, कुसुम भी एक डायन है। जैसे ही रूपा ने डायन का नाम लिया, अचानक कुसुम की आंखें सुर्ख लाल चमकने लगी और उसके पैर खुद ब खुद उल्टे हो गए। आखिर क्या करेगी रूपा कुसुम की सच्चाई जानने के बाद, और कौन था वो शख्स जिसने सुहाना को बचाया? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।